प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने बातचीत की थी कि जो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था है वो मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था अधिक अच्छी और सुव्यवस्थित रही और उसके बाद में गुप्त साम्राज्य जब आया या राजपूत काल आया या सल्तनत काल आया और इवन द मुग़ल काल जब तक आया तब तक वो जो प्रशासनिक ढांचा उन्होंने जो बनाया उसका कहीं ना कहीं उपयोग किया गया। और चूँकि कौटिल्य ने मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में विस्तार रूप से अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में इसका विशद रूप से वर्णन किया है और साथ ही उन्होंने प्रशासन, तंत्र और दंड, जिसको हम कानून व्यवस्था कहते हैं, के साथ ही कोष, गुप्तचर, न्याय प्रणाली, सेना, दुर्ग, अनेक विषयों पर अपने विचार रखे हैं और ये बताने का प्रयास किया है कि राज्य के जिन सप्तांग सिद्धांत की हम बात करते हैं, कौटिल्य कहते हैं कि राज्य के 7 अंग, हम राज्य के सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं और इस सप्तांग सिद्धांत में कौटिल्य कहते हैं कि राजा, दूसरा अमात्य, तीसरा जनपद, चौथा दंड या सेना, कोष, छठा दुर्ग और 7वां है वो मित्र। तो इस प्रकार से कौटिल्य कहते हैं कि ये राज्य के 7 अंग है जिनसे राज्यों को एक सावयवी संरचना बनाई जाती है और राज्य एक सावयवी संरचना के रूप में कार्यरत रहता है, संचालित रहता है। हम राजा की बात कर चुके हैं कि राजा जो है वो केंद्रीय बिंदु है शासन प्रशासन का और शक्ति का। दूसरा हम बात करते हैं अमात्य। कौटिल्य ये कहते हैं कि राजा जो है वो जिस प्रकार से कहते हैं कि हम एक गाड़ी की बात करें, वो कहते हैं कि एक गाड़ी के जब तक 2 पहिए नहीं होंगे तब तक उस गाड़ी को खींचना संभव नहीं होगा। तो कहते हैं कि अगर राजा रथ की एक धुरी है या गाड़ी का एक पहिया है या रथ की एक धुरी है तो अमात्य या उसका जो सचिव, मंत्री और जो प्रशासनिक जो वर्ग है वो दूसरी धुरी है। वर्तमान में ये परिस्थिति हम देखते हैं, वर्तमान में हम देखते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है ये शासन की एक धुरी है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है ये राज्य की दूसरी धुरी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस शासन या जिस सरकार के संचालन की हम बातचीत करते हैं वो शासन या संचालन केवल और केवल निर्णय लेने वाली तक शक्ति या राजा या राजनीतिक व्यवस्था से नहीं चलता है, बल्कि वो उस निर्णय को क्रियान्वित करने वाली जो सत्ता है, जो संगठन है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो उसके साथ चलता है। तो जिस प्रकार से आज हम कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था हमारी अलग है, प्रशासनिक व्यवस्था अलग है, उसी प्रकार से ये दो धुर्री है या 2 पहिए हैं जिससे रथ चलता है, शासन चलता है। उसी प्रकार से कौटिल्य ने कहा कि हम जिस रथ की बात कर रहे हैं उस रथ के राजा और अमात्य एक पहिया है या एक धुरी है, उन दोनों से ही शासन की गाड़ी या शासन का रथ संचालित हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि सब अमात्य की जो बात की है, अमात्य का यहाँ साधारण सा मतलब उन्होंने मंत्री से लिया है और हम इसको सचिव से भी ले सकते हैं। वर्तमान में जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है वो राजनीतिक तंत्र के अधीन काम करता है। अब जैसे मान लीजिए राजनीतिक तंत्र में हम कहें कि साहब राष्ट्रपति जो है हमारा वो राजनीतिक तंत्र का प्रमुख बिंदु है, उसके बाद में प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के बाद में मंत्री है, ये प्रशासनिक व्यवस्था है। और ठीक इसके हम कहेंगे साहब कैबिनेट सचिव, जो कैबिनेट सचिव है और साथ उसके साथ अन्य जो सचिव है जिसमें प्रमुख सचिव, विभागीय सचिव, उप सचिव हैं,
ऐसे करके पूरा प्रशासनिक तंत्र है। तो ये जो है वो प्रशासनिक तंत्र है। इसका मतलब है कि अगर उस समय राजा हुआ करता था तो अमात्य उसका मंत्री या सचिव के रूप में काम करता था। तो कौटिल्य ने कहा कि राजा की सहायता के लिए, अगर हम वो कौटिल्य एक ब्रॉड पर्सपेक्ट में बात करता है और केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की दोनों चीज़ों को थोड़ा मिला देते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि इस राजा की सहायता के लिए जिस अमात्य वर्ग की बात करता है, जो सचिव वर्ग की बात करता है, वो करेंगे 18 तीर्थ होते हैं। कौटिल्य से पहले जो शुक्र नीति है, जिसमें शुक्राचार्य ने कहा कि राजा के संचालन, राजा को शासन संचालन के लिए अपने 18 तीर्थों का ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब है कि 18 प्रकार के उसके सचिव या मंत्री हैं जो उसकी सहायता करते हैं। हम जैसे मान लीजिए इसमें कह सकते हैं कि मंत्री, सेनापति, तीसरा समाहर्ता, चौथा सन्निधाता, पांचवा परदेष्टा, छठा अंतपाल, सातवां दुर्गपाल, आठवां आंतरिवेशिक, नौवां कार्मांतिक, 10वां हम यहाँ पर ले सकते हैं युवराज, 11वां जो अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष, इसके बाद में वो कहते हैं कि 12वां नायक, 13वां दंडपाल के बाद में दंडपाल, परदेष्टा आगे, परदेष्टा, दंडपाल, द्वारिक, दुर्गपाल, और दो रह गए, द्वारिक, दुर्गपाल, नायक, हमने नायक ले लिया। इसके बाद में प्रशास्ता, आठविक, प्रशास्ता, 17 आठविक, और एक अग्रहण। इस प्रकार से कहते हैं कि 18 प्रकार के उसके ये तीर्थ कहलाते हैं। और एक तीर्थ हम देखते हैं कि जो मंत्री, युवराज, सेनापति, समाहर्ता, समाहर्ता कुछ है, और इसके बाद में ये मंत्री अध्यक्ष, ये जो लोग हैं वो केंद्रीय प्रशासन के लोग हैं। बाकी जिसे मान लेते उनका संजाता कहें, वो प्रदेष्टा कहें, तो जो प्रदेष्टा है वो एक्चुअली जिले का अधिकारी है। इसी प्रकार से हम कहें साहब अंतपाल, तो वो जो अंतपाल है वो जो आंतरिक जो दुर्ग है उसका या राजमहल का प्रभारी है। दुर्गपाल जो है वो विभिन्न दुर्गों का देखना, तो ये भी केंद्रीय का है। आंतरवेशी का मतलब होता है कि जंगल के जो जंगलात वगैरह थे वहाँ का अधिकारी है। इसी प्रकार से कार्मांतिक, खानों का अधिकारी, ये भी केंद्रीय है। लेकिन इसे प्रशासता है, ये जो प्रशासता है ये शिल्पियों का, ये भी प्रधान अधिकारी है। आठवीं है वो जंगल अधिकारी है। इसमें 2-3 जैसे मान लीजिए हम कहें कि नायक है वो सेना का एक व्यवस्था करने वाला अधिकारी है, प्रदेष्टा है वो जिले का अधिकारी है। ये 2-3 जो हैं वो उसमें कुछ मिला दिए उन्होंने। लेकिन ये प्रमुख या महत्वपूर्ण अधिकारी या महत्वपूर्ण सचिव या अमात्य हैं जो राजा की सहायता करते थे शासन प्रशासन चलाने में। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये 18 तीर्थ जो हैं वो राजा की भुजाएं हैं, राजा के आँख नाक कान है, इसके कार्यों का विस्तार है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि राजा अकेला सभी कार्यों को संपादित नहीं कर सकता, बल्कि राजा इनकी सहायता से कार्यों को संपादित करता है। तो इस प्रकार से कौटिल्य कहते हैं कि हम जिस प्रशासनिक व्यवस्था की बात करते हैं उस प्रशासनिक व्यवस्था में मौर्य काल में राजा की सहायता के लिए ये मंत्री या सचिव या 18 तीर्थ हैं जो केंद्रीय स्तर पर उसको भूमिका निभाते थे, उसकी सहायता करते थे। अब राजा ने क्या किया कि आप जानते हैं कि साम्राज्य जो है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य हैं
वो अब तक जो साम्राज्य बने उनसे विस्तृत रहा है। जो साम्राज्य बने उनसे विस्तृत रहा है। उत्तर में आप उसको चले जाइए, अफगानिस्तान तक इसका था, पाकिस्तान का जो वर्तमान का इसमें शामिल था, इवन इधर नेपाल और तराई क्षेत्रों पर तिब्बत का बहुत सारा इसमें शामिल था, बर्मा, म्यांमार ये इसमें शामिल थे। तो इस प्रकार से बहुत बड़े क्षेत्र में मौर्य जो साम्राज्य फैला हुआ था। उस साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं, हमने शुरुआत में बात कही थी कि भारतीय प्रशासन में केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण, कि जहाँ शासन एक जगह जाकर के, जैसे हम ये कहें कि साहब मौर्य साम्राज्य था वो पाटलिपुत्र से संचालित होता था। हम कहते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य है वो पाटलिपुत्र से संचालित होता था। इसका मतलब है कि पाटलिपुत्र जो है वो उसका केंद्र बिंदु था। लेकिन सारी शक्तियाँ पाटलिपुत्र में काम आती थी, ये संभव नहीं है। इसलिए जैसे वर्तमान में शासन प्रशासन का विकेंद्रीकरण होता है, उसी भांति मौर्य साम्राज्य में भी शासन प्रशासन का विकेंद्रीकरण था और उन्होंने साम्राज्य को 6 छोटे भागों में बांट रखा था। साम्राज्य को 6 चक्र, अब ये वर्तमान में इसको प्रांत में है, राज्य में, स्टेट में है, वो 6 चक्र इसमें बनाए गए थे। तो 6 चक्र लगभग हुआ करते थे। उसके बाद में इन चक्र, अब ये जो चक्र है, जैसे मान लीजिए कि साम्राज्य का जो प्रमुख अधिकारी कर्मचारी था वो राजा था, उसी प्रकार का जो चक्र था उसमें जो व्यक्ति शासन धारक शासन का काम करता था वो कुमार कहलाता था। और कुमार जनरली क्या होते थे कि राजा के लड़के या युवराज या अन्य उसके जो वंश के जो लोग हैं उनको वहाँ पर ये इस प्रांत का शासनाध्यक्ष बनाया जाता था, उसको हम कहते हैं कुमार। और उसके बाद में इसके उन्होंने इन 6 चक्रों को और छोटे भागों में बांटा, उसको कहते हैं मंडल। और मंडल के बाद होता है जनपद, जनपद के बाद में यहाँ खारवटरिक भी कह सकते हैं इसको। ये जो द्रोणमुख जो है, ये द्रोणमुख लगभग यहाँ आता है, द्रोणमुख इसके मंडल के लगभग आता है। जनपद जो है वो जिला स्तरीय संरचना जैसा है और ये खारवटरिक इसके बाद में आ सकता है। इसके बाद में नगर और नगर के बाद में गांव। तो इस प्रकार से वर्तमान में हम जो देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारे केंद्रीय प्रशासन या केंद्र से भारत है, उसके बाद में राज्य हैं, राज्य के बाद में संभाग है, संभाग के बाद में जिला है, जिले के बाद में परगने हैं, शहर है, गांव है। तो जो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण वर्तमान में पाया जाता है, ठीक ऐसा ही प्रशासनिक विकेंद्रीकरण उस समय पाया जाता था। यहाँ पर जो जनपद है जो जिले के बराबर है और उसका जो व्यक्ति है या जैसे मान लीजिए जिसके, अब इसमें 2 प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। अभी ये हमने कहा कि प्रांत जो है वो कुमार के अधीन होता था और ये जो मंडल है वो महाअमात्य, मतलब अमात्य से बड़ा पद, अमात्य से बड़ा पद, तो महाअमात्य वो उसकी यहाँ पर शासन प्रशासन चलाता था। उसी प्रकार से जो जनपद है वो गोप जो है वो उसके कहते हैं कि प्रमुख हुआ करते थे। नगर में जैसे मान लीजिए इसको पौर भी कहते हैं और इसको नागरिक भी कहते हैं। जो नगर का प्रमुख व्यक्ति या शासक या संचालक जो था वो पौर कहलाता है या नागरिक कहलाता है। और गाँव में ग्रामीण जो व्यक्ति थे, जो समिति के द्वारा संचालित जो व्यक्ति था वो शासन प्रशासन चलाता था। तो इस प्रकार से प्रशासनिक या शासन का विकेंद्रीकरण मौर्य काल में पाया जाता है। इसके ठीक पास में एक प्रकार का हम एक वो और देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि गांव में पंचायत होती थी। जो अब इसके साथ में ये देखते हैं कि जो न्यायिक जो व्यवस्था की थी, उस न्यायिक व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था थी कि ये जो गांव था ग्राम पंचायत, सबसे छोटी ग्राम पंचायत, और उसके बाद में 10 गांवों को संग्रह कहा गया। संग्रह कहा गया और संग्रह जो है था इसका व्यक्ति जो था वो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हो गया था। और 20 गांवों को, जैसे 10 गांवों को संग्रह कहा गया है, 20 गांवों को खारवटे कहा गया है। और उसी प्रकार से फिर 40 गांवों को द्रोणमुख, 400 गांवों को द्रोणमुख कहा गया है। और द्रोणमुख के बाद में 800 गांवों को स्थानिक
और उसके बाद में राजा या दरबार। ये जो था वो प्रशासनिक व्यवस्था थी और ये जो व्यवस्था थी वो न्यायिक व्यवस्था थी कि जो न्यायालय होंगे इस प्रकार से उनका किसी गांव में ग्राम पंचायत होगी, 10 गांवों पर संग्रहण का न्यायालय होगा, 20 गांवों पर खारबट्टी का न्यायालय होगा, 400 गांव में द्रोणमुख का न्यायालय होगा, 800 ग्राम स्थानिक का न्यायालय होगा और इनके ऊपर सबसे ऊपर क्या होगा, राजा का दरबार होगा। तो इस प्रकार से जिस प्रकार की ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है उसी प्रकार की न्याय की व्यवस्था है, न्यायपालिका की व्यवस्था थी, ये अपन डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसके बाद में है कि ये इतना सब जो तामझाम था, इसे माने 18 तीर्थों की अपने बात की, यहाँ पर हमने बात की किस प्रकार से प्रशासनिक और प्रशासनिक और शासनिक विकेंद्रीकरण पाया जाता है। साम्राज्य का राजा, उसके जो 6 चक्र होते थे, 6 चक्रों में जो प्रत्येक चक्र का जो प्रधान संचालक होता था या सत्ताधारी होता था उसको कुमार कहते थे। उसके बाद में ये मंडल, ये लगभग द्रोणमुख के बराबर होते थे, जिसमें महामाते होते थे। जिला या जनपद जिसको कहते थे, इसमें गोप प्रमुख अधिकारी होता था। इस प्रकार से नगर का पौर या नागरिक, इस प्रकार से गाँव का ग्रामीण। तो ये एक प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती थी। अब इसमें आता है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है तो कोटिल्य ने इस व्यवस्था को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति की बात कही गई है। कोटिल्य कहता है कि 3 प्रकार के इसमें कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं। पहला, जैसे मान लीजिए बात करते हैं कि हम आमात्य की बात करते हैं या तीर्थ की बात करते हैं। आमात्य या तीर्थ जो थे वो उसके सर्वोच्च, हम इसको मंत्री कह सकते हैं, सचिव कह सकते हैं, उसकी सहायता करते थे। दूसरे जो वो थे उसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष में अब इसमें विभिन्न प्रकार के अध्यक्ष को पाया गया है। जैसे हमारा पणाध्यक्ष का मतलब होता है कि जो सिक्के ढालते करते हैं उसका अध्यक्ष था। जो कार्मांतिक जो था वो खानों का अध्यक्ष था। गवा अध्यक्ष, गो अध्यक्ष कहते हैं इसको, इस प्रकार से ये गायों की देखभाल करने वाला था। तो ये एक तरह से कहते हैं विभागाध्यक्ष था। शीतला अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष इस प्रकार से इसको कहते हैं, जो शुल्क वगैरह इकट्ठा करता था वो सीता अध्यक्ष। खेती की करने वाला वार्ता अध्यक्ष, खेती और जो खान वो देखता था उसको वार्ता अध्यक्ष। ये एक्चुअली कहते हैं ये मंत्री की भांति थी और ये जितने भी अध्यक्ष वगैरह थे ये सचिव की भांति थे। ये राजा के साथ विभिन्न प्रकार के निष्कर्ष, विचार विमर्श इनमें काम करते थे, साथ में बैठते थे, विचार विमर्श करते थे, निर्णय लेते थे और ये उनको लागू करते थे। ये एक तरह से विभाग अध्यक्ष, वर्तमान सचिव प्रणाली है उसको अनुसार काम करते थे। और तीसरे प्रकार के जो अधिकारी कर्मचारी थे, तो पहले आमात्य हो गए, दूसरा इसके अध्यक्ष हो गए और तीसरे इसके प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। और इन प्रशासनिक अधिकारियों को भी उसने 3 भागों में बांट रखा है, युक्त, उपरियुक्त और तत्पुरुष। तो ये कहते हैं कि युक्त जो थे वो उच्च श्रेणी के, जैसे निदेशक जो टाइप है ना उस प्रकार से लोग हुआ करते थे। उपयुक्त जो थे वो स्थानीय विभाग, जैसे अध्यक्ष होते हैं स्कूल के प्रधानाचार्य या तहसील का जो अध्यक्ष होता है उस प्रकार से उपयुक्त। और तत्पुरुष जो थे वो निम्न श्रेणी के कर्मचारी हुआ करते थे। तो कर्मचारियों की 3 श्रेणी हुआ करती थी, युक्त, उपयुक्त और तत्पुरुष। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने जहाँ कहा कि राजा की सहायता के लिए 3 प्रकार के अधिकारी कर्मचारी, आमात्य तीर्थ जिसको मंत्री कह सकते हैं, अध्यक्ष जिनको हम विभागाध्यक्ष कह सकते हैं, और ये जो प्रशासनिक जो अमला था या प्रशासनिक कर्मचारियों का संगठन था इसमें युक्त, उपयुक्त और तत्पुरुष, ये विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र थे उनमें फैले हुए थे, उनमें काम करते थे। फिर कौटिल्य कहते हैं कि ये जो जितना भी जो प्रशासनिक तामझाम में देख रहे हैं, ये सिर्फ प्रशासनिक तामझाम राज्य की प्रत्येक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए, चाहे वो राजस्व व्यवस्था हो, चाहे वो कोष का संरक्षण हो, कोष को इकट्ठा करने की बात हो। वो कहते हैं कि जो समाहर्ता है वो कोष इकट्ठा करता है और सन्निदाता जो है वो कोष का संरक्षण करता है। अर्थात मतलब कोष का प्रमुख अधिकारी होता है सन्निदाता, जो कोष उसके पास जमा होगा। समाहर्ता का अर्थ है कि वो कोष को इकट्ठा करने वाला है। तो समाहर्ता के अधीन में ये अध्यक्ष, पणाध्यक्ष काम करते थे। इसी प्रकार से जो कार्मांतिक थे वो उसके अधीन काम करते थे, वार्ता अध्यक्ष में काम करते थे और उनके अधीन ये जो युक्त, उपयुक्त और जो कर्मचारी वो अधिक अधीन काम करते थे। प्रत्येक कर्मचारी की
बात आती है कि जब वो प्रशासनिक व्यवस्था की बात आती है तो हम प्रशासनिक व्यवस्था में देखते हैं कि उसका जो कार्मिक प्रशासन है वो कैसे रहा होगा। तो कार्मिक प्रशासन में एक तो पद सोपान की हमने बात की, तो ये पद सोपान बनाया हुआ है। वर्तमान में जिस पद सोपान की बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि पहले निम्न पद होगा, फिर इसको ऊपर वाला अधिकारी होगा, फिर इसको ऊपर अधिकारी होगा, फिर ऊपर अधिकारी होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो पद सोपान की व्यवस्था होती है वो सीढ़ीनुमा पिरामिडनुमा व्यवस्था होती है कि यहाँ पर कर्मचारी ज़्यादा, फिर कर्मचारी कम, फिर कर्मचारी कम, फिर कर्मचारी, जैसे ये टाइप के, ये बी, ये सी, ये डी। तो जैसे मान लीजिए हम इस प्रकार से कहें तो ये उच्च श्रेणी के, निम्न श्रेणी के, उससे निम्न श्रेणी का, सबसे निम्न श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी होते हैं। उसी प्रकार से उसने कहा कि ये जो है वो ए ग्रेड के या ए टाइप के अधिकारी कर्मचारी है, ये जो है वो बी टाइप के कर्मचारी अधिकारी है, और ये जो सी टाइप के अधिकारी कर्मचारी है। इस प्रकार से ये पद सोपान की व्यवस्था वर्तमान में जब प्रशासनिक प्रणाली में देखते हैं, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था या पद सोपान की व्यवस्था कौटिल्य ने संरचना की थी। दूसरी बात, कौटिल्य ने कहा कि प्रत्येक कर्मचारियों के जो सेवा शर्तें हैं वो तय होनी चाहिए, वो स्पष्ट होनी चाहिए। उसमें वेतन, भत्ते, भर्ती और साथ में उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये सब की व्यवस्था कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखी। वो कहते हैं कि भर्ती की जब बात की जाती है तो कौटिल्य कहते हैं कि प्रत्येक जो कर्मचारी है उसका कहते हैं कि भर्ती की जाएगी तो उसमें परीक्षा ली जाएगी। अब उसमें उसका शास्त्रों का ज्ञान होगा, उसका आचरण अच्छा होगा, वो अच्छी जाति और कुल का होगा, तो उसको उच्च पदों पर रखा जाता था। कौटिल्य थोड़ा सा इसमें है क्योंकि उस समय की तात्कालिक प्रशासनिक और सामाजिक व्यवस्था उस प्रकार की थी, तो कौटिल्य से अलग नहीं हो सका। तो उसने कहा, कौटिल्य ने, कि जिस प्रकार से वर्तमान में भर्ती प्रणाली की जाती है, भर्ती की जो परीक्षा ली जाती है, उसी प्रकार से भर्ती परीक्षाएं और उसको साक्षात्कार और विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से उसका वो परीक्षण करते थे और तत्पश्चात कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती थी। चाहे वो आमात्य हो, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वो युक्त हो, उपयुक्त हो, तत्पुरुष किसी भी श्रेणी का अधिकारी कर्मचारी हो, उसकी परीक्षा अपने आप में या न्यूनतम मापदंड जो होते थे कि उसको वेदों का ज्ञान हो, उसको लिखने पढ़ने का ज्ञान हो, या ईमानदार हो, या उसकी छवि अच्छी हो, ये सब जो अपन वर्तमान में वो देखते हैं ना योग्यताएँ, उसी प्रकार की योग्यताएँ उस समय में देखी जाती थी। फिर उसके बाद में कौटिल्य कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का जो वेतन भत्ते हैं वो निश्चित होने चाहिए। तो कौटिल्य कहते हैं कि यहाँ पर जो तत्पुरुष में अगर 40 पण, उस समय जो पण थे वो अगर 40 पण इस कर्मचारी अधिकारी को दिए जाते हैं तो कहते हैं कि आमात्य को 4000 पण दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि ये जो सीढ़ी है, यहाँ अगर व्यक्ति को 4000 पण मिलते हैं तो यहाँ 40 पण मिलते हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं स्त्रीकृत वेतन श्रृंखला बनाई हुई थी कि किस व्यक्ति को कितना धन दिया जाएगा, और उसमें जो वेतन श्रृंखला या जो धन दिया जाता था उसमें उसका अपन जैसे गृह कर भत्ता या उसका महंगाई भत्ता या विभिन्न प्रकार के जो सत्कार भत्ता, विभिन्न प्रकार के भत्ते उसमें शामिल होते थे। और इस समय कहते कि वेतन की गणना वार्षिक की जाती थी, वेतन की गणना वार्षिक रूप से की जाती थी। तो आप देखिए किस प्रकार से एक विकसित प्रणाली के रूप में काम किया गया। फिर उसके बाद में कौटिल्य कहता है कि प्रशासनिक प्रणालियों में कर्मचारियों पर छुट्टी और अवकाश की आवश्यकता होती है। तो कौटिल्य इसके लिए बात करता है कि कर्मचारियों को लंबे समय तक काम करने के बाद अवकाश दिया जाना चाहिए, उनको विभिन्न सामाजिक, वैवाहिक और अन्य दायित्व पूरे करने के लिए उसका अवकाश मिलना चाहिए। और साथ में कहते हैं कि वो अनुशासनात्मक कार्रवाई या अनुषांगिक कार्रवाई के लिए भी प्रावधान करते हैं कि जो कर्मचारी अधिकारी या जो काम नहीं करेंगे या काम चोरी करेंगे या भ्रष्टाचार करेंगे, वो कहते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था में काम करने वाले जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो उसी भांति है जैसे जल में मछली रहती है। वो जल में रहती हुई मछली पानी की 2 बूंद कम निगल जाए ये पता नहीं चलता, उसी प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था में काम करने वाला कर्मचारी अधिकारी सरकारी धन का किस प्रकार से दुरुपयोग उपयोग कर ले ये पता नहीं चलता। इसका मतलब है कि उस भ्रष्टाचार रूपी संरचना जो वर्तमान में अपन विकास समस्या के रूप में देख रहे हैं उसका कौटिल्य ने जिक्र किया था, और उन्होंने कहा कि 27 प्रकार के भ्रष्टाचारों की उन्होंने वो लिस्ट रखी थी कि इस प्रकार से भ्रष्टाचार किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने सजाओं का प्रावधान किया। और कौटिल्य ने, पिछली बार हम न्यायिक व्यवस्था की जब बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि राजा और प्रशासनिक अधिकारियों की जो दंड की मात्रा होगी वो सामान्य जन से ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इस प्रशासनिक व्यवस्था में या उस पर काम करने वाले कर्मचारियों पर अधिक दायित्व है। अगर वो कर चोरी करते हैं, अगर वो अपराध करते हैं तो जनता और जनता में शासन के प्रति क्या होता है, दुर्भावनाएं पैदा होती है।
जनता में शासन के प्रति विद्रोह पैदा होता है, शासन में जनता के प्रति निष्ठा कम हो जाती है। तो कह रहे हैं कि निष्ठा बनाए रखने के लिए, विद्रोह से बचाने के लिए उच्च अधिकारियों को, कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को या जो अधिकारी कर्मचारी है, राजा है, उसको अधिक दंड दिया जाना चाहिए ताकि व्यवस्थाओं में लोगों की निष्ठा और विश्वास बना रहे। तो इस प्रकार से कौटिल्य ने प्रशासनिक व्यवस्था, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे कि अर्थशास्त्र की, तो अधिकरण 2, 3, 5 इसमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में वर्णन किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी के पद सोपान, उनकी भर्ती, वेतन भत्ते, उनके अनुशासनात्मक कार्रवाई, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है। इसी के साथ में कौटिल्य ने गुप्तचर प्रणाली, पोस्ट व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था, कितने प्रकार के टैक्सेस लगाए जाएंगे, टैक्सेस कितनी मात्रा में होंगे, वो सारी जो कैलकुलेशन एक प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए, चलाने के लिए आवश्यक होती है, वो की है। तो मेरा इसमें सारांश ये है कि कौटिल्य ने जिस प्रशासनिक व्यवस्था की कल्पना की थी और जिसका संचालन उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के प्रारंभिक कालों में किया, वो अपने आप में एक उदाहरण है इस बात का कि आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था बनाई नहीं बल्कि उनको चलाया भी जा सकता है, उनको लागू भी किया जा सकता है। इसलिए अर्थशास्त्र और मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था न केवल अनूठी है बल्कि अगर वर्तमान परिस्थितियों में देखा जाए तो वो अधिक कारगर और सफल दिखती है। और उस परिस्थिति में वो अच्छी साबित हुई, सफल साबित हुई। लेकिन अगर वर्तमान में उनसे कुछ सीखा जा सके तो वो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू, धन्यवाद।